हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया जी के चैनल। इंडिया जी के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। किसी भी प्रांत या किसी भी साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती है वो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों पर निर्भर रहती है और यह नियम प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य में भी अनुसरण किया गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र में सेवा को रखा गया है, जो हम सभी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और शुरुआत करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र में क्या ऐसी नीति अपनाई गई थी जिसके वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी। तो इतिहास में कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में कृषि के लिए भूमि को दो भागों में बांटा गया था, एक राजकीय भूमि और दूसरा किसान की भूमि। राजकीय भूमि जो राजा की भूमि हुआ करती थी, उस समय राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था तथा उसकी देखरेख करने वाले को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तथा किसान की भूमि उसकी व्यक्तिगत भूमि हुआ करती थी तथा उस समय व्यक्तिगत भूमि में भी किसान को कर चुकाना पड़ता था। पर कुछ भूमियां ऐसी भी होती थी जिसमें कर चुकाना नहीं होता था तथा उस भूमि को भूमि कर से मुक्त कहा जाता था, अर्थात ऐसी भूमियां जिस पर राज्य कर नहीं लेती थी। और इस तरह की भूमि को उद्बलिक भूमि तथा परिहार भूमि के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य के राजकीय भूमि पर कृषि करने वाले दास, कृषक, श्रमिक या कैदी हुआ करते थे। मौर्य साम्राज्य में कर की दर 1/6 हुआ करती थी और वहीं लुम्बिनी जो बौद्ध स्थल हुआ करती थी, वहाँ की भूमि की दर 1/8 थी। मौर्य साम्राज्य में कृषि के लिए व्यक्तिगत भूमि पर खेती के लिए राज्य ही बीज, बैल और हल की सुविधा प्रदान कराती थी। ये तो थे कृषि के लिए भूमि की बात, पर कुछ ऐसे भी भाग थे जो सिर्फ राजा के नियंत्रण में होता था, जिन पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी किसान को अधिकार नहीं दिया जाता था, जैसे कि खनिज क्षेत्र, शराब निर्माण क्षेत्र, हथियार निर्माण, नमक निर्माण क्षेत्र, जहाजरानी निर्माण उद्योग या जंगल का क्षेत्र। ये सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत हक नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर व्यक्तिगत हक अगर इसमें दे दिया जाता तो ये राज्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता था। और यह भी माना जाता है कि ये सारे क्षेत्र एक आय का साधन हुआ करता था। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि मौर्य वंश में कृषि यंत्र तथा फसल पद्धति क्या थी। अगर हम कृषि यंत्र की बात कहें तो उस काल में लोहे का उपयोग भारी मात्रा में किया जाता था, जिसके अंतर्गत हल, फाल, कुदाल, फावड़ा जैसे यंत्र मिले थे, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जब इस तरह के यंत्र मिले थे तो निश्चय ही उपजाऊ भी बहुत अच्छी चली होगी। अगर फसल पद्धति की बात करें तो कौटिल्य की बातों के हिसाब से यह अनुमान लगाया जाता है कि एक वर्ष में 3 तरह की फसलें उगाई जाती थी, पर वहीं पे मेगास्थनीज कहते हैं कि एक वर्ष में सिर्फ 2 तरह की फसलें उगाई जाती थी। इससे यह पता चलता है कि मौर्य प्रशासन में जो फसल थी वो मौसम के अनुकूल बटी हुई थी। मौर्य साम्राज्य में चावल, चना, गेहूं, मूंग, ईख जैसे फसलों की खेती की जाती थी तथा इन सभी फसलों में से चावल की खेती सर्वप्रमुख की जाती। ये तो रही फसल पद्धति की बात। अब हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में जो वित्तीय वर्ष होती थी वह कौन से महीने से शुरू होती थी। तो कहा जाता है कि वित्तीय वर्ष आषाढ़ अर्थात जुलाई महीने से शुरू हुआ करती थी। साथ ही साथ मौर्य प्रशासन के बारे में यह भी पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में जो जनगणना पद्धति थी वो बहुत ही विस्तृत और फैली हुई जनगणना पद्धति थी। और यहीं पे सिंचाई पद्धति की बात की जाए तो सिंचाई पद्धति को कौटिल्य अपनी भाषा में सेतु बंधु के नाम से पुकारते। सिंचाई के लिए मौर्य साम्राज्य में कृत्रिम तथा प्राकृतिक दोनों व्यवस्था उपलब्ध थी। जैसे कृत्रिम व्यवस्था के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। साथ ही साथ इसके द्वारा नहर के द्वारा सिंचाई कराई जाती थी। साथ ही साथ तालाब, कुआं तथा हथकरघा की भी सुविधा थी। इसके साथ साथ कौटिल्य यह भी बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कंधे में पानी को ढोकर सिंचाई किया जाता था
और अगर प्राकृतिक व्यवस्था को देखा जाए तो वर्षा जो मुख्य रूप से सिंचाई का साधन हुआ करता था, इसका दूसरा नाम देवमात्रक भूमि तथा सहोदय भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक हमने जाना कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही अच्छी थी। अब हम जानते हैं कि वाणिज्य एवं व्यापार तथा उद्योग में मौर्य अर्थव्यवस्था की कितनी पकड़ थी। तो मौर्य अर्थव्यवस्था में व्यापार उद्योग का जो स्वरूप था उसे दो भागों में बांटा गया था, एक राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग। अर्थात इससे यह तो पता चलता है कि आंतरिक क्षेत्रों में भी लेन देन होता था तथा साम्राज्य के बाहर मिस्र, सीरिया तथा यूनान से भी व्यापार का प्रचलन था। यहाँ पर तो व्यापार की बात सही है, पर व्यापार अंतर्राष्ट्रीय देशों में किसके जरिए होता था? तो मौर्य अर्थव्यवस्था में व्यापार का सबसे उत्तम साधन जल परिवहन तथा स्थल परिवहन को माना जाता था। जहाँ पर जल परिवहन के आंतरिक व्यापार के लिए नदी तंत्र का प्रयोग किया जाता था तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था। अगर मौर्य काल में बंदरगाहों की बात की जाए तो 3 तरह के बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था। उसमें से ताम्रलिप्ति बंदरगाह, भृगुपक्ष बंदरगाह और बारबैरिकम बंदरगाह। ताम्रलिप्ति बंदरगाह के पीछे की एक छोटी सी कहानी है, जो व्यापार के लिए सामान को ताम्रलिप्ति तक ले जाने में बहुत अधिक खर्च उठाना पड़ता था और यही कारण था कि उस खर्च को कम करने हेतु कलिंग को सम्राट के द्वारा जीतने का प्रयास किया गया था। इससे एक बात और सामने आती है कि कलिंग पर आक्रमण पूर्णतः राजनैतिक नहीं था, बल्कि वो आर्थिक और वाणिज्यिक रूप से कल्याणकारी सोच पर था। व्यापार तथा उद्योग की बात करें तो मौर्य अर्थव्यवस्था में सूती वस्त्र उद्योग तथा रेशमी वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने में होता था। इसमें से रेशमी वस्त्र उद्योग को चिनान सुक के नाम से जाना जाता था, जो चीन से मंगवाया जाता था। साथ ही साथ मथुरा, कलिंग, काशी, वंद, पांडुराज ये ऐसे स्थान थे जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वस्त्र उद्योग के साथ साथ और भी बहुत सारे उद्योग थे जो मौर्य अर्थव्यवस्था में विश्व प्रसिद्ध थे, जैसे कि चर्म उद्योग। चर्म उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि मौर्योत्तर काल में लोग जो थे वो सफेद जूते पहना करते थे। दूसरा आता है प्रस्तर उद्योग। प्रस्तर उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण है कि अशोक के शिलालेख, जिसपे अभिलेख बने हुए हैं। ये बड़े बड़े पत्थर बिना प्रस्तर उद्योग के बिल्कुल ही असंभव था। फिर आता है लकड़ी का उद्योग, जिसका स्पष्ट प्रमाण है रथ और कुम्भहार। कुम्भहार वह स्थान है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने लकड़ी के भवन का निर्माण करवाया था। चौथा खनिज उद्योग भी मौर्य अर्थव्यवस्था में एक विकसित स्थिति में थी। ये तो थे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। अब हम जानते हैं कि मौर्य अर्थव्यवस्था में कि मुद्रा का चलन कैसा था। कहा जाता है कि मुद्रा मौर्य काल में तांबा, सोना, चांदी के रूप में होते थे। सोने की मुद्रा को 2 प्रकार में बांटा गया था, एक निष्क और दूसरा सुवर्ण। और चांदी के मुद्रा को भी 2 भागों में बांटा गया था, कर्षापन और धरण। तथा तांबा की मुद्रा के भी 2 प्रकार थे, एक माशक और दूसरा काकनी। और उस समय की सबसे छोटी मुद्रा काकनी को माना जाता था, पर सबसे प्रचलित तथा वैल्यूएबल जो मुद्रा थी वो पन को माना जाता था, जिसका दूसरा नाम रूपा रुपया था। जब राजकीय कर चुकाया जाता था तो वो पन मुद्रा के रूप में ही चुकाया जाता था। और एक बात जो मौर्योत्तर काल के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी मिलती है। आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया था। अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लग रही है किसी भी चीज की इशू या प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।